देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 60। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं एंड देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर्स। देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिटर। इसको बैलेंस शीट में अपन सेम वैल्यू पे लिख देंगे। क्रेडिटर 15,000, क्रेडिटर्स 15,000। उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 12,000 रुपीज का। तो आपको बताया था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व फंड या पीएनएल अकाउंट का बैलेंस होता है तो डेट प्रॉफिट और रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये जो जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है 12,000 का, दिस जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दे रखा है, सो ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन थ्रू करंट अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे? करंट अकाउंट के थ्रू। तो इस जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 to X current account and to Y current account. So this general reserve of 12,000 is distributed amongst the old partner in their old ratio, that is 3:2। तो 12,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आएगा 7,200 एंड 4,800। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट को क्रेडिट करा है किसे? जनरल रिजर्व से। तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 7,200 एंड 4,800। उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 60,000 और वाई के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000। उसके बाद आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 और वाई का 2,000। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो एक्स के करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 और y के करंट अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है कितना? 2,000। तो ये तो होगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। उसके बाद कैश आपको गिवन है 5,000 रुपीज का। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे कैश कितना है? 5,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखें डेटर्स। अब डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 1, रीड पॉइंट नंबर 1। कह रहा है प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन डेटर्स। हमको अपने डेटर्स पे क्या करना है? प्रोविजन बनाना है 5%। 5% का क्या बनाना है? प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने के डेटर्स हैं? 20,000 के हैं। तो उस पर अपन को प्रोविजन बनाना है कितना परसेंट? 5%। तो 5% ऑफ 20,000, 5% ऑफ 20,000 कितना होता है? 1,000 होता है। तो अपन को 1,000 का प्रोविजन बनाना है। ₹1,000 का प्रोविजन बनाना है, यानी वी हैव टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 1,000। तो 1,000 में से 800 रुपीज का ऑलरेडी क्रिएटेड है, दिख रहा है बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड। तो 800 रुपीज का प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी है और हमें मेंटेन कितना करना है? हमें मेंटेन करना है कितना? 1,000। यानी हमें अपने इस प्रोविजन को इंक्रीज करना है बाय ₹200। ये जो प्रोविजन है इसको इंक्रीज करना है बाय ₹200। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, to provision for doubtful debt
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 200। प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आपको 1000 रुपीज़ का प्रोविजन मेंटेन करना है, तो 1000 में से 800 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी मैं अपने प्रोविजन को 200 से और इंक्रीज कर लूंगा तो मेरा प्रोविजन कितना हो जाएगा 1000 का, यानी प्रोविजन को आपको इंक्रीज करना था बाय ₹200। तो प्रोविजन को इंक्रीज करने के लिए उसको करा अपन ने क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 200, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800 का है, इट इज इंक्रीज बाय 200, तो ये कितना हो जाएगा 1000। और बैलेंस शीट के अंदर आपके डेटर्स आ जाएंगे, कितने के दे रखे हैं डेटर्स आपको 20,000 रुपीज़ के। उसके बाद पेटेंट्स आपको दे रखे हैं 19 पेटेंट्स हैं 14,800 के। ये डेटर का एडजस्टमेंट समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? डेटर के एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है पेटेंट्स 14,800 के दे रखे हैं, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द पेटेंट्स, तो उसको सेम वैल्यू पे अपन शो करेंगे। पेटेंट्स कितना दे रखा है पेटेंट्स आपको 14,800। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको 8,000 रुपीज़ के, तो नीचे क्या कह रहा है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000, तो ऊपर दे रखे हैं आपको 8,000 के और नीचे कह रहा है प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 6,000, यानी आपको अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी है बाय ₹2,000। तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 2,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 2,000। अब आगे एक और पॉइंट कह रहा था पॉइंट नंबर 3 में, X took over the investment at this value, this मतलब 6,000, X इन इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया कितने रुपए में 6,000 रुपीज में। तो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है X, तो एंट्री क्या होगी X करंट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट करा कि X क्या कर रहा है 6,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, यानी पार्टनरशिप फर्म को X से 6,000 रुपीज लेने हैं, तो कैसे लेंगे उसके करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लेंगे, इससे आपके पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट, तो इसलिए X करंट अकाउंट तो हो गया डेबिट, और बिजनेस में से इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए उसको भी कर देंगे क्या क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी X करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, X में आ जाएगा कितना 6,000, और सारे इन्वेस्टमेंट X ले गया तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं। बताइए इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्लियर? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट? नेक्स्ट दे रखा है आपको फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स के लिए क्या कर रहे हैं, देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द फिक्स एसेट, तो उसको सेम वैल्यू पे शो करेंगे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स दे रखे हैं आपको कितने 72,000। उसके बाद गुडविल दे रखी है आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में, सो दिस गुडविल इज रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड, कौन से ओल्ड रेशियो, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कि अब बैलेंस शीट में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं होता, केवल जो परचेज गुडविल है वही अपीयर होती है। तो इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर
if at the time of admission of new partner, if any goodwill account is appear on the asset side of balance sheet, if any goodwill account is appear on the asset side of balance sheet, then this goodwill is written off between the old partners in their old ratio. तो इस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? एक्स करंट अकाउंट डेबिट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल. तो कितनी है गुडविल? ये 10,000 की है. सो दिस गुडविल इज रिटन ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो इज 3:2. तो ये जो 10,000 है इसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे 3:2 के रेशियो में. तो ये आएगा आपका 6,000 एंड 4,000. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करा है किससे? गुडविल से. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू गुडविल अकाउंट एक्स का 6,000 एंड वाई का 4,000. उसके बाद अब पॉइंट नंबर 1 हो गया. पॉइंट नंबर 2 कह रहा है एक्रूड इनकम ऑफ 1,500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स. एक्रूड इनकम है 1,500 की जो बुक्स में शो नहीं हो रही. तो व्हाट इज एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है? असेट होता है. तो इसको हमने बुक्स में शो नहीं कर रखा, तो मतलब अब इसको हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. तो एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम हमारी असेट होती है. तो हमें असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है. तो असेट को रिकॉर्ड करने के लिए असेट अकाउंट को क्या करना होता है? डेबिट. तो एक्रूड इनकम अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. और असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिजनेस में असेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट. तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 1,500. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्रूड इनकम, बाय एक्रूड इनकम 1,500. और यहां पे आ जाएगा एक्रूड इनकम 1,500. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 में ही कि 5,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है. तो देयर इज आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 5,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट, जिसको अभी तक हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा. तो अब इसको भी अपनी बुक्स में अब रिकॉर्ड करना है. सो दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी. और बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट. तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितना दे रखा है? 5,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000. और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000. उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? पॉइंट नंबर 3 कर लिया. पॉइंट नंबर 4 द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2 एंड Z विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल. नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितने की? 20,000 रुपीज की. तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू Z कैपिटल अकाउंट 20,000. तो कैश अकाउंट डेबिट किया तो कैश बैलेंस विल बी इंक्रीज बाय 20,000 एंड Z के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे? कैश से. तो बाय कैश अकाउंट यहां पे आ जाएगा ये 20,000. उसके बाद आगे लिखा है Z is to pay an amount equal to his share of goodwill valued at twice of average profit of last 3 years. तो ये एवरेज प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 years का.
मतलब ये एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसका जो ट्वाइस है वो गुडविल होगी, और नया पार्टनर कह रहा है जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कैश में लेके आएगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो फर्म की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है कौन से मेथड से? बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है आपको कितना? 30,000। उसके बाद 26,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट कितना? 27,000। फिर गुडविल निकालनी है। तो गुडविल क्या है? ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो 27,000 इंटू 2, तो ये आएगा 54,000। फर्म की गुडविल हो गई 54,000। इसमें Z का शेयर निकालेंगे। Z शेयर इन गुडविल। तो Z का शेयर क्या है? 54,000 इंटू 2/9। 54,000 इंटू 2/9, तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना? 12,000। तो नए पार्टनर का गुडविल में शेयर कितना है? 12,000, और उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा 12,000 से। और ये जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको न्यू PSR दे रखा है पॉइंट नंबर 4 में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो x एंड y। तो ओल्ड रेशियो ऑफ x इज 3/5 एंड y इज 2/5 माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इज 4/9 एंड इट इज 3/9। तो 45 एलसीएम होगा। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27। 45 डिवाइडेड बाय 9 इज 5। 5 4 ज़ा 20। ये आएगा 7/45। अगेन 45 एलसीएम आएगा। 45 डिवाइडेड बाय 5 इज 9। 9 2 ज़ा 18। 45 डिवाइडेड बाय 9 इज 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15। तो 18 माइनस 15, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा आपका? 3/45। यानी आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया आपका कितना? 7:3। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है 12,000 की, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू X करंट अकाउंट एंड टू Y करंट अकाउंट। तो इसको 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आएगा 8,400 एंड 3,600। तो X और Y के करंट अकाउंट को क्रेडिट करें किससे? गुडविल से। तो यहाँ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8,400 एंड 3,600। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल आपने दी है, इसमें से हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। उसमें से आधी गुडविल इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो आपने जब गुडविल दी थी तो इसको ट्रांसफर करा था करंट अकाउंट में। तो यहाँ से पार्टनर्स ने गुडविल को क्या करा? विड्रॉ कर लिया। तो गुडविल को विड्रॉ करने की एंट्री होगी X करंट अकाउंट डेबिट
8,400, इसमें से हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली, तो हाफ कितना होता है 4,200. वाई करंट अकाउंट डेबिट, वाई को कितनी गुडविल दी थी 3,600, इसमें से हाफ गुडविल विड्रॉ कर ली कितनी 1,800. और बिजनेस में से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट 6,000. तो एक्स और वाई के करंट अकाउंट को डेबिट करा है किससे, कैश से, तो टू कैश अकाउंट 4,200 एंड 1,800. और बिजनेस में से ये कैश विड्रॉ हो जाएगा कितने का 6,000 रुपीज का. राइट. और कोई एडजस्टमेंट है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखे, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए. अब रिवैल्यूएशन, अब इनके बैलेंस करते हैं. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 5,700 बैलेंसिंग फिगर. एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. तो इस लॉस को अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो यहाँ आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स एंड वाई. तो 5,700 है, इसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में. तो 3:2 है, तो ये आएगा 3,420 2280. तो एंट्री होगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,420 2280. उसके बाद यहाँ बैलेंस निकालेंगे, तो ये आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000 30,000 एंड 20,000. तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड 60,000 30,000 एंड 20,000. इसके अदर बैलेंस निकालेंगे. टू बैलेंस कैरेट डाउन एक्स 5,980 एंड 2,320. तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स एंड वाई. तो 5,980 एंड 2,320. और इनकी बैलेंस शीट क्या होगी, टैली हो जाएगी. बताइए एनी डाउट, क्लियर है सबको? किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए. ओके देन टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 61. क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 3:1. They admitted C for 1/4 share in the profit to be contributed equally by A and B. On the date of admission of C, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है. The terms of C admission, C will bring 30,000 as his share of capital and goodwill. ये जो 30,000 ये कैपिटल और गुडविल दोनों के हैं. Goodwill of the firm has been valued at 3-year purchase of the average profit of last 4 years. Average profit of last 4 years is 20,000, while the normal profit earned with the capital employed are 12,000. Furniture undervalued by 12,000 and the value of stock reduced to 13,000. Provident fund raised by 1,000. Creditors are unrecorded to the extent of 6,000. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लाइबिलिटी साइड से. सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 एंड 30,000.
उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। तो ये जो रिजर्व है, दिस रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 to A's capital account, and to B's capital account। ये जो 4,000 का रिजर्व है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, डेट इज 5:3। ये आएगा 2,500 एंड 1,500। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? वर्कमैन से। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2,500 and 1,500। देन क्रेडिटर्स गिवन है 2,000 के, तो क्रेडिटर्स के लिए पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 रुपीज के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा आपने, तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 6,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे टू क्रेडिटर 6,000, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे क्रेडिटर दे रखे 2,000 के, इट इज इंक्रीज बाय 6,000, तो ये क्रेडिटर आ जाएंगे कितने के? 8,000 रुपीज के। उसके बाद प्रोविडेंट फंड आपको दे रखा है 10,000 का, तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा है इट इज रेज्ड बाय 1,000, तो आपको अपने प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है बाय ₹1,000। देखो प्रोविडेंट फंड क्या है? इट इज नॉट अ रिजर्व, ये कोई रिजर्व या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। प्रोविडेंट फंड क्या चीज होती है समझिए। देखो जैसे सपोज करो कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 रुपीज पर मंथ उसकी सैलरी है। तो अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉय क्या करता है? सपोज करो एवरी मंथ इसकी सैलरी में से 3,000 पर मंथ क्या करता है? कट करता है, और कट करके इसका एक पीएफ अकाउंट खुलवाता है, और हर महीने 3,000 रुपीज सैलरी में से कट कर इस पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कराता है। और जितना अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में से कट होता है, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट, उसके बराबर का अमाउंट एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से मिलाकर उसके इस पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। और जब भी वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा, या जब भी वो एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा, तो इस पीएफ अकाउंट में उसका जितना भी अमाउंट एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, वो उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है? रिटर्न कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, ताकि उसकी फ्यूचर के लिए सेविंग्स हो जाए, और आफ्टर रिटायरमेंट अब उसको सैलरी तो मिलेगी नहीं, तो वो इस पीएफ के अमाउंट से अपना आगे का लाइफ कर सके। ठीक है ना? तो ये होता है पीएफ। तो दिस प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जो हर महीने उनकी सैलरी में से कट कर एम्प्लॉयर उनके इस पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करा रहा है। और इन फ्यूचर जब एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा, या आपका एम्प्लॉय रिटायर्ड होगा, तो ये जो भी अमाउंट आपने इसके पीएफ अकाउंट में एक्यूमुलेट करा है, ये आपको अपने एम्प्लॉय को वापस रिटर्न करना होगा, लौटाना होगा विथ इंटरेस्ट। तो दिस प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, जो इन फ्यूचर अपने एम्प्लॉय को पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न करनी है। तो ये होता है प्रोविडेंट फंड। तो दिस प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ रिजर्व। तो यहां पे क्या कह रहा है? प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज करना है 1,000 से। तो प्रोविडेंट फंड आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये आपका लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्या? डेबिट।
20 हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड, तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविडेंट फंड 1000, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोविडेंट फंड कितना दे रखा है 10,000 है, इट इज इंक्रीज बाय 1000, तो ये आ जाएगा आपका 11,000। नेक्स्ट आपको दे रखी है मशीनरी, तो मशीनरी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको सेम वैल्यू पे यहाँ शो करेंगे। मशीनरी कितना दे रखा है 30,000। देन फर्नीचर आपको दे रखा है 20,000 का, कह रहे हैं फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000, फर्नीचर को 12,000 रुपीज कम वैल्यू का रखा है, यानी फर्नीचर की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है बाय रुपीज 12,000। तो असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय फर्नीचर 12,000, और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे फर्नीचर 20 का है, 12,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 32,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टॉक है 15 का, रिड्यूस टू 13, स्टॉक की वैल्यू 13,000 ही रह गई, तो 15,000 का स्टॉक था, उसकी वैल्यू 13 रह गई, तो आपके स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई बाय रुपीज 2,000, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 2,000, एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा स्टॉक कितना 13,000। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है डेटर्स, तो डेटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है क्या? देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द डेटर, तो उसको सेम वैल्यू पे लिखेंगे डेटर्स 15,000। उसके बाद बैंक आपको दे रखा है 6,000 का, तो बैंक लिखेंगे इनर कॉलम में कितना 6,000 रुपीज। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 1 कह रहा है सी विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, तो इस 30,000 में उसकी कैपिटल भी इंक्लूड है एज वेल एज गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो फॉर अकाउंटिंग पर्पज हम इन दोनों को अलग अलग चाहिए। नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, और जो गुडविल लेके आ रहा है वो किसके लिए लेके आ रहा है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो मेरे को इन दोनों का अमाउंट अलग अलग चाहिए, कंबाइंड नहीं चाहिए। तो कैसे अलग अलग करें, कैसे इसको बाइफिकेट करें? नीचे आपको बता रखा है फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो पहले अपन फर्म की गुडविल निकालते हैं। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालनी है? बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 20,000। देन आपको क्या चाहिए होता है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है आपका कितना? 12,000। फिर आपको चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो योर एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 and normal profit is 12,000. It means your super profit is 8,000. उसके बाद गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो ये गुडविल हो गई आपकी 24,000। तो जो नया पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आएगा? फर्म की गुडविल इज 24,000, और नए पार्टनर को अपन ने एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में गिवन है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, यानी उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होता है? 6,000 होता है। इट मींस आउट ऑफ 30,000 6,000 की तो क्या हो गई? गुडविल हो गई, और रिमेनिंग 24,000 रुपीज की क्या हो जाएगी? कैपिटल। रिमेनिंग 24,000 की क्या हो गई?
कैपिटल। तो ये जो 30,000 है इसमें कैपिटल और गुडविल दोनों इंक्लूड थी। तो आउट ऑफ 30, 24,000 इज कैपिटल एंड 6,000 इज फॉर गुडविल। अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री होगी? अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको बैंक दे रखा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया है, तो योर बैंक बैलेंस इज इंक्रीज बाय 30,000। सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है बैंक से, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और सी में आ जाएगा 24,000। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल आया है, दिस गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन की लाइन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है कि सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है एंड दिस 1/4 शेयर इज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, यानी ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये आएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। तो ये आएगा 3,000 एंड 3,000। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कराए, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 एंड 3,000। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 3,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होता है, दिस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:3। ये आएगा 1875, 1875 एंड 1125। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1875 एंड 1125। अब बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन ए 47,375, 35,625 एंड 24,000। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी 47,375, 35,625 एंड 24,000। बैंक बैलेंस आ गया 36,000 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। बताइए किसी को भी डाउट?